लेकिन अपने बिहार के बारे में अगर देखिएगा तो पूरे बजट पड़ जाएगी, एक लाइन सिर्फ चर्चा किया गया बस। अब आगे हुई टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने बताया ना कि 10 साल में सब चीज़ में परिवर्तन हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और दुनिया में सब देशों में इस पर काम हो रहा है। अपने देश में भी कई प्रदेशों में इसका काम हो रहा है। तो भाई पहले जब औद्योगिक क्रांति आई उसमें भी बिहार पीछे रह गया, तो आगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति आएगी उसमें हम पीछे रहेंगे तो कितना नुकसान होगा। तो हमारा क्या दायित्व है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे किस प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी, कैसे हमारा बिहार को आगे रहना है और कैसे हमारे बिहार के लोग खुशहाल होंगे। और खुशहाल तो तभी होंगे ना जब उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उद्योग धंधे लगेंगे। आप बताइए, हम लोग यहाँ आए हुए तो पूरे इलाके में जाइए, कितना सुंदर मक्के की खेती है, लेकिन मक्का का किसान जो हमारा है उसकी आमदनी कितनी है। मैं पूछ रहा था, 1 क्विंटल 2190 रुपये बिक रहे, और मक्का आधारित 24 तरह के उद्योग लगाए जाते हैं। और अगर आप देखिएगा कि वो उद्योग जब लगेंगे तो कितने लोगों को आमदनी होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो पूरी की पूरी खुशहाली आएगी। तो ज़रूरत किस बात की, ये मक्का तो एक है, मखाना आपने तो सुना ही, अनानास की खेती यहाँ उतनी होती है, गेहूँ, किसी चीज़ का, मछली की उतनी खेती होती है। तो सब चीज़ में हमारे किसान अव्वल हैं। चाहिए क्या कि आजकल क्या होता है, आप बोलते हैं प्रति एकड़ इतना धान होगा, प्रति एकड़ इतना गेहूं होगा, प्रति इतना एकड़ मक्का होगा, 1 क्विंटल में 1 एकड़ में इतनी मछली होगी, 1 एकड़ में इतना केला होगा। पहले ये इलाका केला के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी बीमारी के चलते अभी लोग केला नहीं खा रहे। तो सरकार का दायित्व होता है कि जितने भी हमारे कृषि आधारित उद्योग हों उनको बढ़ावा दिया जाए, और रुपौली से मक्का हैदराबाद, कोयम्बटूर जाके वहाँ के लोगों को उद्योग ना लगाने का मौका दे, बल्कि बिहार में ही उद्योग लगे, यहाँ के लोग हमारे उद्यमी बने, तो बिहार को भी आमदनी होगी, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और बिहार सरकार की भी आय बढ़ेगी। और इसीलिए हमारा क्या लक्ष्य है कि जो बिहार की ताकत है, बिहार का जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे लोग हैं। तो उसको बिल्कुल अत्याधुनिक शिक्षा, सब चीज़ का मिलना चाहिए। अब आज आप देखिए रुपौली है, यहाँ कॉलेज भी नहीं है, 101 यहाँ सब डिवीजन है बिहार में, सब जगह कॉलेज भी नहीं है। तो आगे जब AI का ज़माना है, सही बात है कि आगे कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कूलों की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। उसकी व्यवस्था के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो देखिए क्या हुआ दुनिया में क्या हुआ, पहले आई क्रांति कहाँ, एग्रीकल्चर। यहाँ बिहार में, देश में भी हुआ ना ग्रीन रेवोल्यूशन। कृषि के बाद कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपने देखा होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद IT रेवोल्यूशन आया, अब AI का रेवोल्यूशन आना जा रहा है। बिहार तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर गया, हम लोग कृषि से सीधे सेवा में चले गए। बिहार में पहले नंबर पर क्या है, सरकारी नौकरी। किसी प्रकार की सरकारी नौकरी, एन केन प्रकार, जितना जो पेपर लीक का मामला है, BPSC का मामला, क्या है, सरकारी नौकरी के प्रति जो आपने वो बढ़ा दिया है, उसकी एक सीमा है ना, कितने लोगों को मिलेगा। और यहाँ जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, आप चले जाइए गुजरात में, वहाँ के लोग सरकारी नौकरी की तरफ कम आकर्षित होता है। आप चले जाइए महाराष्ट्र के, कम लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार के धंधे, वहाँ उद्यमी बनना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चियों को पूछिए, हम लोगों ने जिस प्रकार से उनका मस्तिष्क बनाया है, बच्चे को पूछिए क्या बनना चाहते हो, तो बोलेगा हमारी तरह IAS बनना है, कोई बोलेगा IPS बनना है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है। एक बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे उद्यमी बनना है। और जब तक उद्यमी बिहार के लोग नहीं बने, तब तक तो हमारा बिहार मजदूर की मंडी ही रहेगी ना, दूसरे जगह उद्योग धंधे के लिए काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प यही है कि हमारा बिहार तभी खुशहाल होगा जब बिहार में सबसे पहले जो हमारा रिसोर्स है, एग्रीकल्चर रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके आधारित उद्योग जब लगाया जाएगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और खुशहाली होगी। और तभी बिहार भी जो है विकसित राष्ट्र प्रदेश बन पाएगा। जो सपना है ना प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र बन जाए और बिहार कहाँ रहेगा। इसलिए विकसित प्रदेश बनाने की जिम्मेवारी हम सब लोग। सर कुछ एक सवाल है कि आपके पार्टी नई पार्टी है, और क्या लगता है इस बार NDA और इंडिया के साथ गठबंधन में लड़ सकता है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। पार्टी का नाम नया है और नाम भी सुंदर है, आशा है जी, लेकिन मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा जी। तो आप समझिए कि मैं तो नया नहीं हूँ।
और 1982 से मैं पब्लिक लाइफ में, समझे ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनता दल यू में हमारे इतने अनुभव के कम लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम भी अनुभवी हैं। हमारे साथ प्रीतम सिंह जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष। कितने वर्षों का इनका अनुभव है। आपके बगले में खड़े हैं रवि रोशन हैं, कितने वर्षों का अनुभव। हमारे जितने लोग हमारे साथी हैं, सब लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व, राजनीति में काम किए। हाँ, जरूर संगठन नया है, और ये संगठन कौन सा है? ज़्यादातर लोग जो जनता दल यू में थे, और जनता दल यू का भविष्य क्या है? किसी भी पार्टी का भविष्य किस पर निर्भर करता है? उसके नेतृत्व पर। और हम लोग सबके नेता नीतीश बाबू थे। नीतीश बाबू के साथ हम वर्षों तक काम किए, बिहार में शानदार काम किया। लेकिन आज स्थिति क्या है? शरीर है, स्वास्थ्य है, सब दिन एक ऐसा नहीं रहता। हमारा भी आपका भी होना है। तो आज जनता दल यू में क्या है? कौन लीडर होगा नीतीश बाबू के पास? शाम बाद कौन होगा? है ही नहीं। तो ये पार्टी बनी है, तो जितने जनता दल यू के हमारे साथी, मैं जहाँ भी जाता हूँ सब साथी हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं। और मैं साथियों से अनुरोध भी करता हूँ कि हम सब लोग एक हैं, सबकी विचारधारा एक है। न्याय के साथ विकास, हम लोग सबका एक विचारधारा है। तो सब लोग यहाँ आकर के सम्मिलित होइए, इस शाखा इसमें आइए, और हमारे यहाँ नेतृत्व भी रहेगा। और यहाँ हम लोग बिहार को, जो भी नीतीश बाबू का भी जो जिसको आप कहते हैं विरासत आगे ले जाना, कौन लेके जाएगा उनका विरासत? हम ही लोग जब मजबूत बिहार में होंगे तभी ना, वहाँ कौन उनका विरासत लेके जाएगा? उनका विरासत कोई समझता है? इसलिए देखिए, इस पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। पार्टी जरूर हम लोगों ने नया बनाया है। 2025 में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हमने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमको किसी से परहेज नहीं है, लेकिन हमारी शक्ति के अनुसार हमारा जो मान सम्मान करेंगे, उनके साथ हम समझौता करेंगे। जैसे क्या लगता है सर, अगर रवि रोशन जी यहाँ के रुपौली से विधायक बनते हैं, क्या लगता है रुपौली का विकास होगा सर? यार देखिए, विधायक का काम जो है जी, लोगों की जो भी आकांक्षा है उसको नेतृत्व तक पहुँचाना। रवि रोशन, देखिए, विकास कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, विकास पूरे सिस्टम का होता है। तो मैंने बताया ना कि अगर आपका विकास का पैमाना क्या है, प्रति व्यक्ति आय अगर पूरे प्रदेश का बढ़ाना है, तो उसके मद्देनज़र जितने तरह की भी योजना होगी तो रुपौली में भी लागू होगा। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपका जो सबसे बड़े जो नीति होगी ना, इस प्रकार की आपको नीति बनानी पड़ेगी, इस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसी में रुपौली को भी फिट करना पड़ेगा। रुपौली भी तो भाई 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूंसी है ना। तो सब जगह जिस प्रकार का काम होगा, जो ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ कम कारण करना पड़ेगा, और जहाँ कम अभी आज भी यहाँ देखिए डिग्री कॉलेज की बात आती है, आज भी लोग पुल की बात करते हैं। आप बताइए, 78 साल साहब इस देश को आज़ाद हो गए, अभी भी हम लोग पुल के आस में बैठे हैं। तो भाई ये तो एक नीति होगा ना कि जहाँ भी नदियाँ हैं जिससे कोई बसावट सामने जुड़ा हुआ है, स्कूल है, विद्यालय, अस्पताल है, तो आने जाने में के लिए उस पर मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। सर, आपने एआई टेक्नोलॉजी का जो है कि पूरे कार्यक्रम में भी आपने जो चर्चा किया, अभी भी कर रहे हैं, तो इस एआई की जो बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बिहार का विकास जो है आने वाले भविष्य में आप देख रहे हैं कि कैसे होगा। इसको लेकर के आपके पास एक स्ट्रेटेजी होगा, पार्टी के संस्थापक हैं तो वो होगा सर। और साथ ही साथ रुपौली का इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी आज भी यहाँ पे विकास जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। तो आप एआई जो बोल रहे हैं उससे कहाँ तक यहाँ के लोगों को मिलेगा? देखिए, एआई में होता क्या है, सारे के सारा डेटा आपके पास उपलब्ध है, समझे ना जी। और जब डाटा रहती है, डाटा क्या होता है? सूचना है। जब आपके पास सूचना, जैसे इन्होंने सूचना दिया कि रुपौली में डिग्री कॉलेज नहीं, मैं एक उदाहरण दिया, बिल्कुल, वो कोसी एक पर पुल नहीं है, उदाहरण दिया। तो डाटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और एआई के पास बिलियंस ऑफ डाटा होता है। आप एक क्लिक पर आपके सामने, बिल्कुल, तो निर्णय लेने में, और वो भी औचित्यपूर्वक निर्णय लेने में वो सहायक होता है। देखिए, एआई को होना क्या है? एआई को एजेंट नहीं बनना है, एआई को टूल बनना है। टूल बनना है। हमारा जो हम लोग मानव हैं, तो सबसे पहले है मानवता का विकास। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आए, उसका एंड क्या होगा कि भाई इससे हमारा कितना भला होगा। नेतृत्व सर कोई ना कोई इंसान ही उनको करते चलाते हैं ना सर। यही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, आप अगर आप इस पर तैयारी, पहले मैंने क्या बताया कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद वेस्ट में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो लोग आगे बढ़ गए जी। और भारतवर्ष अगर देखिए कि एंशिएंट इंडिया में भारतवर्ष से आगे था, और हम लोग चूंकि गुलाम हो गए तो हमारा देश इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तो हम 200 साल पीछे चले गए। तो भाई यही मैं बता रहा हूँ कि अब एआई का जमाना है, सामने एआई नॉक करा है दरवाजे पर, और अगर अब हम नहीं अगर अपने लोगों को अलर्ट करेंगे तो पता चला 20 साल के बाद फिर हम वहीं को वहीं रह गए।
ये समय कहता है ना, टाइम एंड टाइड,